तो आज आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आपको आज ईवीएस की पूरी मैराथन क्लास ख़त्म कराई जाएगी, एक ही वीडियो में पूरी ईवीएस कंप्लीट कराई जाएगी। इसलिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले आपको आपका ये हम पर्यावरण से स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण की आज ईवीएस की मैराथन चलेगी, इसकी ईवीएस की मैराथन चलेगी। तो ठीक है, शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में बांटा गया है। पर्यावरण को कितनी थीमों में बांटा गया है? तो 6 थीमों में बांटा गया है पर्यावरण को, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले पर्यावरण में सबसे पहले क्या आता है? परिवार एवं मित्र आता है, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। उसके आगे है आपका, ठीक है, अब आपको ये पता चला ना, क्वेश्चन पूछेगा आपको, बताइए एनसीएफ के अनुसार 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में बांटा गया है, तो कौन सी थीम उसमें से नहीं है या कौन सी थीम है? तो आपको पता चल गया। पहली थीम आपकी परिवार एवं मित्र है, दूसरी थीम भोजन है, तीसरी पानी, आवास, यात्रा और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ये इन थीमों में आपके पर्यावरण अध्ययन को बांटा गया है। कितनी थीमों में? 6 थीमों में। नेक्स्ट चलते हैं आपका मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर किसको कहते हैं? मधुमक्खी पालन। बिहार के मुजफ्फरपुर के बोचाहा गांव इस इलाके के लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मधुमक्खी पालन को मैंने बताया था आपको एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन होता कब है? तो अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खी अंडे देने का समय होता है और यही मधुमक्खी पालन का समय मतलब मधुमक्खी पालन को करने का सही समय होता है। तो मधुमक्खी पालन आपको पता चला कब होता है? तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में मधुमक्खी पालन करते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सही समय है। लीची के फूल कब खिलते हैं? फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी के हर छत्ते में कौन सी मक्खी होती है? रानी मक्खी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए मधुमक्खी के छत्ते में कितनी कितनी रानी मक्खी होती हैं? तो आपको बताना है कि मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देने का काम करती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं और शहद के लिए फूलों का रस ढूंढकर मक्खी के रस मिल जाता है। जब मक्खी को रस मिल जाता है तो एक तरह का नाच करती है। मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? जो वर्कर्स मक्खी होती हैं वो सारा दिन शहद ढूंढने का काम करती हैं। जब शहद मिल जाता है तो वो एक तरह का नृत्य करती हैं, नाच करती हैं। उससे दूसरी मक्खियों को यह पता चल जाता है कि वहाँ शहद है। ओके, जिससे यह पता चल जाता है कि वहाँ पर शहद है। वह रस से शहद बनाती हैं, छत्ता बनाने का काम करती हैं। छत्ता बनाने का काम किसका होता है? नर मक्खियों का होता है। और बच्चे पालने का काम जो छत्ता बनाने का काम होता है जो वर्कर मक्खियों का होता है। और मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। नर मक्खी छत्ते के लिए खास काम नहीं करती। जो नर मधुमक्खियाँ होती हैं वो छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती। और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है नर मक्खी के अम्ल में। अब चलते हैं चींटियों पर। चींटियाँ थर्ड है आपका, थर्ड है। तो चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी क्या देती है? अंडे देती है और सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं। काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों का रास्ता मिल जाता है। जो पीछे जो चींटियां आती रहती हैं उनको रास्ता मिल जाता है। किसके लिए? जब जो जमीन पर छोड़ती हैं चींटियां, कुछ चींटियां होती हैं भोजन ढूंढती हैं और जब उन्हें भोजन मिलता है तो वह अपने निशान छोड़ती हैं, यानी कि कुछ जमीन पर कुछ छोड़ती हैं, जैसे सूंघकर चींटियां आगे का रास्ता मिल जाता है। चींटियां को आपने देखा होगा ना, ऐसे चलती हैं बहुत सारी चींटियां। तो कैसे चलती हैं? क्योंकि एक चींटी जो होती है उस पर कुछ निशान छोड़ती चलती है, कुछ छोड़ती चलती है, जिसे सूंघकर पीछे वाली चींटियां भी उसके पीछे चलती रहती हैं।
अब आते हैं दीमक और ततैया भी किस में रहते हैं, समूहों में रहते हैं। तो क्वेश्चन आपका सीटेट में अक्सर पूछा जाता है कि बताइए समूहों में रहने वाले कौन सी हैं। तो आपको दे देगा दीमक दे देगा, है ना, आपको ततैया दे देगा, और आपको चींटियां दे देगा, और आपको क्या दे देगा, आपको कुछ अलग कोई दे देगा, जैसे कि वो दे देगा, क्या बोलते हैं उसे, कुछ भी दे दे, कोई और नाम दे दे। तो ये तीनों किस में रहते हैं, ये तीनों तो उसमें रहते हैं आपके समूह में, यानी कि कई सारे लोग एक साथ। ठीक है, अब चलते हैं रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से भी पहचान लेता है। आगे चलते हैं मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की, और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर रात में ढूंढ लेते हैं हमें, अंधेरे में सोए हुए होते हैं तो मच्छर हमें रात में ढूंढ लेते हैं। कैसे ढूंढ लेते हैं, तो पैरों के तलवे की गर्मी से, मतलब शरीर की गर्मी और पैरों के तलवे की गंध से हमें सूंघ लेते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकुनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती हैं। रुके हुए पानी या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। ठीक है, अब पानी जब इकट्ठा हो जाता है उसमें डेंगू, मलेरिया, चिकुनगुनिया, इनके सबके मच्छर पैदा होते हैं। और डेंगू के मच्छर तो अक्सर आपकी अंधेरी जगहों पे, पानियों में, ऐसी जगह पर पाए जाते हैं। इसलिए मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित होता है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की पूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। अब चलते हैं कुत्ते की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती हैं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि इस इलाके में बाहर से कुत्ता आया है। चूहे पे चलते हैं। चूहे की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन सूंघने और छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। वही देखो, चूहे की जो सूंघने की क्षमता होती है वो कैसी होती है, टेस्ट करने की क्षमता वो तेज होती है। चूहे के दांत, ये कहते हैं कि चूहे कुतरते हैं। क्यों कुतरते हैं, चूहों के दांत होते हैं ना, वो लंबे होते जाते हैं, इसलिए वो घिसने के लिए किसी चीज को कुतरते रहते हैं। अगर वो ना कुतरे किसी चीज को, तो उनके जो दांत है ना, उनका जबड़ा फाड़ के बाहर निकल आएंगे। अगला, उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा देता है। इन दोनों में, ये क्वेश्चन दोनों बहुत बार बने हैं कि बताइए ऐसा कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे घुमाता है। तो आपको मैना बतानी है। और ऐसा कौन सा पक्षी है जो 360 डिग्री अपनी गर्दन को आगे पीछे घुमा देता है, तो वो उल्लू है। अब चलते हैं चील, बाज और गिद्ध। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं। चील की पूंछ खांचे की वाली होती है। चील की पूंछ कैसी होती है, खांचे वाली होती है। और चील, बाज और गिद्ध होती हैं, हमसे कितने गुना ज्यादा देख पाती हैं, तो 4 गुना अधिक देख पाते हैं। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। चील क्या करता है, गिद्ध क्या करता है, मरे हुए जानवरों को खाता है और आकाश में ऊंचा उड़ता दिखाई पड़ता है। अब आते हैं घोंसलों के ऊपर। किसके ऊपर, घोंसलों के ऊपर क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं हमारे पेपरों में। घोंसले, कौन सा घोंसला कौन बनाता है, और ये क्वेश्चन काफी बनते हैं। सबसे पहले है कल चिड़िया पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। कलचिड़ी कहाँ पे घोंसला बनाती है अपना, तो पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती है। इनके घोंसले छोटे, उनके घोंसले में पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई वह सब बिछा रहता है। यह छोटे छोटे कीड़े खाती हैं। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। देखो, कलचिड़िया इंडियन रोबिन भी कहते हैं। कलचिड़ी को क्या कहते हैं, इंडियन रोबिन भी कहते हैं। तो आपको मैं एक चीज बताती हूँ, अगर कोई लड़की आपसे चिढ़ जाए तो क्या बोलती है, कल वो मुझसे चिड़ी
और उसने मुझको पत्थर मारा। क्या मारा? पत्थर मारा। कल चिड़ी कहाँ पे घोंसला बनाती है? पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती है। ठीक है, इनके टहनी, ऊन, जड़ें, इन सब से घोंसला बनाती है। ओके, इनकी चोंच अंदर से कैसी होती है? लाल होती है। आगे चलते हैं पर। जो कौए के घोंसले होते हैं उनमें लाल लोहे के तार और लकड़ी की टहनियां जैसी चीजें होती हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। देखो, दो फैक्ट है इसमें। एक क्वेश्चन आता है कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है? तो कौवा बनाता है। और सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला कौन बनाता है? तो चील सबसे ऊंचे पेड़ पर, चील तो सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाएगी। और जो कौवा है ना, पेड़ चाहे इतना छोटा हो तो उसकी सबसे ऊंची वाली डाल पर घोंसला बनाएगा, चाहे इतना बड़ा हो तो भी उसकी ऊंची डाल पर घोंसला बनाएगा। ठीक है, लेकिन जो सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती है वो कौन बनाती है? आपकी चील बनाती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौए के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सीता है। फाख्ता, फाख्ता कैक्टस कांटों के बीच में या मेहंदी की मेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। उसके बाद गौरैया आते हैं। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। बसंत गौरी, बसंत गौरी यह गर्मियों में टुक टुक करती रहती है, पेड़ के तने में गहरा छेद करके घोंसला बनाती है। बसंत गौरी। आगे चलते हैं कबूतर। कबूतर पुराने मकान या खंडहरों में घोंसला बनाते हैं। दार्जिन चिड़िया, दार्जिन बोले तो दर्जी, यह दार्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी कर घोंसला बनाती है, सी लेती है और एक थैली सी बना लेती है उनको, और उनमें अंडे देती है। अब आते हैं शकरखोरा। शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियां, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई के पेड़ की छाल के टुकड़ों और कपड़ों की चीथड़ों से बना होता है। अब आते हैं नरवीवर पर। नरवीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीवर उनमें घोंसले को, नर बीवर क्या करते हैं भाई? घोंसला बनाते हैं, और जो मादा बीवर होती है ना, वो उसमें अंडे देती है। मादा बीवर जो होती है घोंसले रखती है, फिर उसमें से जो घोंसला ज्यादा अच्छा होता है वहीं पे वो अंडे देती है। कौन? मादा बीवर। देखो, कई सारे नर बीवर होते हैं, ठीक है, वो सारे क्या करते हैं? घोंसला बनाते हैं। और जो एक मादा बीवर होती है ना, वो इसको भी देखेगी, इसको भी देखेगी, इसको भी देखेगी, जो सबसे बेस्ट होगा उसमें अंडे देती है। अब आते हैं पक्षी। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल आते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, कुछ पेड़ों पर, कुछ जमीन पर, कुछ पानी पर चले जाते हैं। अब आते हैं अधिकतर पक्षियों की आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। जैसे पक्षी का ये सिर है, इधर होगी आंख और इधर, तो पक्षियों की जो आंखें होती हैं ना, उनके दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों को एक साथ देख लेते हैं, यानी उन पर नजर डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। जैसे कि एक चीज यहाँ है, एक चीज यहाँ है, और पक्षी यहाँ है, तो इधर और इधर पक्षी दोनों तरफ देख सकता है एक साथ। ज्यादातर पक्षियों की आंखें पुतली घूम नहीं सकती और गर्दन घुमाकर आगे पीछे ही देख सकते हैं। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करती हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। उनके लिए पंख आते रहते हैं और पुराने पंख झड़ते रहते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाज निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज, जमीन पर चलकर आने वाली दूसरी तरह की आवाज। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। अब आते हैं हाथी। किसके फैक्ट पर?
हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है। इससे उसके भीतर ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कानों को हिलाकर हवा करते हैं। 3 महीने का जो हाथी होता है वो 200 किलोग्राम का वजन होता है 3 महीने के हाथी में। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं। एक दिन में 2 घंटे या 4 घंटे वो सोते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। अब आते हैं हाथियों के झुंड पर। झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। इस झुंड में 10 से 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक की हाथी और झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। 14 या 15 साल का जब तक कोई हाथी होगा तब तक ही वो झुंड में रहेगा, उसके बाद वो झुंड छोड़कर चला जाएगा। अब आते हैं स्लॉथ पर। स्लॉथ दिखने में भालू की तरह है। भालू की तरह होते हैं स्लॉथ जो होते हैं, दिखने में किसकी तरह होते हैं? भालू की तरह होते हैं। ये भालू से अलग होते हैं। ये दिन में करीब 17 घंटे सोते हैं और पेड़ों पर उल्टे लटक कर आराम से सोते रहते हैं। कितने घंटे? 17 घंटे। तो आपसे पूछेगा बताइए ऐसा कौन सा जानवर है जो 17 घंटे सोता है? तो आपको स्लॉथ बताना है। ये सप्ताह में एक ही बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पेट भरते हैं। 40 वर्ष के जीवन में सिर्फ 8 पेड़ पर ही घूमते हैं। अब आते हैं बाघ। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसे शिकारी की सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। दूसरे बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम जाते हैं। बाघ हवा में पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज को तुरंत भांप लेता है। अब आते हैं सांप पर। सांप। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। इनके नाम है नाग, करैत, दुबोई या अफाई। कितने नाम है? क्या क्या नाम है इसके? नाग, करैत, दुबोई या और अफाई। जब सांप किसी को काटते हैं तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत उस व्यक्ति के भीतर जहर चला जाता है। तो सांप के कितने जहरीले दांत होते हैं? तो 2 दांत होते हैं सांप के जहरीले, और वो खोखले होते हैं जिनसे किसी के भीतर जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं बल्कि पूरा निगल कर खा जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को सुन लेता है। सांपों को कालवेलिया भी कहते हैं। कालवेलिया नाच। सपेरों को क्या कहते हैं? कालवेलिया भी कहते हैं। और कालवेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। अब आते हैं हम किस पर? लंगूर पर। लंगूर। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है, उन्हें चौकन्ना करता है। क्या करता है लंगूर? सबसे पेड़ पर ऊंची तरफ जाकर अपने जो साथी होते हैं उनको संदेश देता है और बताता है कि यहाँ पर कोई खतरा है, क्या है। ये क्या करता है? ये लंगूर का वर्क होता है। अब आगे चलते हैं। मगरमच्छ के छोटे
छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंगों से देती हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती हैं, एक दूसरे से बातें करती हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। गिलहरी के दांत भी क्या है, हमेशा बढ़ते रहते हैं और कुतरने के कारण उनके दांत घिस जाते हैं। मैंने आपको उसका भी बताया था, किसका, चूहे का। अगर चूहे के दांत क्या है, हमेशा बढ़ते रहते हैं, अगर वह अपने दांतों से ना कुतरे किसी चीज को, तो उनके दांत क्या है, जबड़ा फाड़ दें उनका। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं और मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे बड़े होते हैं जो घास को चबाने के लिए होते हैं। अब आते हैं जानवर। जानवरों के जो खाल पर जो डिजाइन होते हैं उनके बालों के रंग के कारण होती है। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं और जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वो हर चीज को सफेद और काले रंग में ही देखते हैं। जो रात में जागते हैं वो सफेद और काले रंग में ही चीजों को देख पाते हैं। अब इसमें बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली जो होती है। सर्दियों में कभी देखा है छिपकलियों को इधर उधर घूमते हुए? नहीं ना। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं और जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। जानवरों में भी देखने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। जिन जानवरों के बाहरी कान वह शरीर पर बाल होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के क्या होते हैं, बाहरी कान होते हैं और सिर पर क्या होते हैं, बाल होते हैं, वो क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। और जिन जानवरों के बाहरी कान व सिर पर बाल नहीं होते वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। अब चलते हैं स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियां जैसे कि मेलिन, इनकर और स्टेपस पाया जाना प्रमुख होता है। कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 3 हड्डियां पाई जाती हैं। कौन सी पाई जाती हैं, ये आपको पता चला होगा। मेलियन, इनकस और स्टेपस का पाया जाना प्रमुख होता है। आगे चलते हैं। अब आप पूरा देखना, आपको इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है और आपके सीटेट में बाकी मार्क्स बहुत अच्छे होंगे। जैसे मेरे थे 130+ मार्क्स थे मेरे, ऐसे ही आपके बहुत अच्छे मार्क्स होंगे सीटेट में, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अब आगे है आपका, यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं। जिन जानवरों में यह नहीं पाया जाता वह क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं और बाल होते हैं वो क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। और जिनके बाहरी कान नहीं होते, हाँ, और सिर पर बाल नहीं होते, वो क्या देते हैं, वो आपके क्या देते हैं, अंडे देते हैं। जैसे कि गाय भैंस, आपको ने सबको देखा है, गाय भैंस के बाहरी कान होते हैं तो ये क्या करती हैं, बच्चे देती हैं। और जिनके बाहरी कान नहीं होते, जैसे कि कबूतर हुआ, मोर हुआ, हाँ, ये क्या देती हैं, आपके छिपकली हुई, ये क्या देती हैं, आपके अंडे देती हैं। अब आते हैं घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा जमीन के अंदर फैला हुआ होता है और घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। इन्हें खुरपी से खोदकर निकाला जाता है। घास की जड़ें कैसी होती हैं, बहुत ही मजबूत होती हैं। अब आते हैं बरगद पर। बरगद के पेड़ की लटकन उनकी जड़ती है, यह टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। यह जड़ें मजबूत खम्भों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। अब आते हैं राजस्थानी औक पर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कई बार, बहुत बार पेपरों में पूछा गया है, तो इसे आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी औक पेड़ पाया जाता है। इसकी जो ऊंचाई होती है 11 से 12 फीट होती है। इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसकी जड़ें जमीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं।
पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो पानी की कमी पड़ जाती है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। तो आपको समझ में आया होगा जो राजस्थानी ओंकू होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 11 से 12 फीट होती है। इसकी पत्तियां कैसी होती है राजस्थानी ओक पर? क्योंकि वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा, और जब पत्तियां कम होंगी तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा, तो इसमें पत्तियां कम होती हैं। इनकी जड़ें कहाँ तक जाती हैं? 250 से 300 फीट तक जाती हैं। जब वहाँ पे बारिश नहीं होती तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, इनमें पतला पाइप डालकर जमीन से पानी निकाल लेते हैं। अब चलते हैं नेपेंथिस। नेपेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है नेपेंथिस? इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। यह कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है, जिसके ऊपर पत्ती ढक्कन लगा रहता है और इनमें से खुशबू निकलती रहती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। नेपेंथिस पौधे को घटपर्णी पौधा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपेंथिस को घटपर्णी भी कहते हैं। हाँ, इसमें एक ढक्कन की तरह लगा रहता है, और जहाँ पे जैसे ही जानवर जाएगा ये अपने अंदर इसको खा लेते हैं। ठीक है, क्यों खाते हैं? क्योंकि इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए जो नेपेंथिस पौधा होता है ना, वो घटपर्णी जो पौधा होता है वो कीड़े मकोड़े खाता है। अब आते हैं बीज के ऊपर। बीजों को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे, और जमीन के नीचे की पत्तियां भी कीड़ों से बचाती थी। ओके, पौधे भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं और उनके कपड़ों में चिपककर पानी के जरिए एक स्थान से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। सोयाबीन की फलियां फट जाती हैं, उसमें से बीज निकलकर बाहर आ जाते हैं। काली मिर्च, सौंफ, गेहूं आदि के बीज होते हैं। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में बीज पाए जाते हैं। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़े नहीं लगते। जैसे कि गोबर का और उसका मिट्टी का आपने कभी वो देखा है लेपन, तो उसमें कीड़े क्यों नहीं लगते? क्योंकि वहाँ पर मिट्टी का लेपन कर देते हैं वो लोग। क्या कर देते हैं? मिट्टी का लेपन। ओके, अब आगे चलते हैं। फसल। एक ही प्रकार की फसल उगाने और कई केमिकल्स को यूज करने से जमीन बंजर हो जाती है। एक ही फसल की जब फसल उगाते रहते हैं एक ही तरह की, तो फसल कैसी हो जाती है? बंजर हो जाती है। अब आते हैं क्रोटन पौधे पर। क्रोटन पौधे पर आते हैं। क्रोटन पौधे जमीन के बारे में इनकी दशा बताते हैं, यानी सिग्नल देते हैं। जैसे क्रोटन नाम का पौधा होता है, वो जमीन में अपनी उसकी दशा को बताता है कि पानी है, फसल को कितने पानी की जरूरत है, क्या जरूरत है। क्रोटन पौधे की जड़ जमीन के ज्यादा गहरी नहीं जाती। जब मिट्टी सूखने लगती है तो यह पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। यह एक प्रकार का सिग्नल होता है। थैंक यू। आज हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।